ओके, तो अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ मेथिल मार्फॉल देखते हैं। अब मेथिल मार्फॉल आपका स्ट्रक्चर आप पहले एक साइड में कहीं पे बना लेते हैं जिससे कि समझना आसान रहे। हमको पता है कि मेथिल मार्फॉल ये है। अब देखते हैं कि कर क्या, हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जब हम मेथिल मार्फॉल का HCl के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ईथर क्लीव करता है, HCl का टेंडेंसी होता है, तो इस जगह पे वो क्लीव कर देता है इसको। तो यहाँ पे दोनों जगह पर फिर हाइड्रोक्सी आ जाता है, तो हमको जो कंपाउंड मिलता है वो मार्फॉल रहता है। यानी कि यहाँ पे ये मेथिल मार्फॉल है। जब हम HCl से ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पोजीशन हट के यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ये आपका मेथिल मार्फॉल है। जब ये होगा तो HCl की वजह से आपका एक CH3Cl निकल जाएगा। मेथिल मार्फॉल का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो C14H10O2 है। अगर हम इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैलकुलेट करते हैं तो 10 आता है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फिनांथ्रीन रिंग फिनांथ्रीन सिस्टम इन द मार्फॉल। क्योंकि अगर हम देखें तो तीन रिंग डबल बॉन्ड यहाँ रहेंगे, 6 हो जाएगा, एक यहाँ पे 7 और 3 रिंग 10। अगर हम मिथिल मार्फॉल का एसिटाइलेशन करते हैं तो हमारा डाई एसिटिल मार्फॉल मिलता है। डाई एसिटिल मार्फॉल मिलने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों हाइड्रोजन की जगह पर आपका एसिटाइल ग्रुप लग गया। तो डाई एसिटाइल मार्फॉल मिलने का इंडिकेशन क्या है कि मार्फॉल के अंदर आपका 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम डाई एसिटिल मार्फॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन पे हमको डाई एसिटाइल फेनोल्फेनोन मिलता है। और आपको पता है कि फेनोल्फेनोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे दोनों तरफ ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये एंथ्राक्यूनोन या फेनोल्फेनोन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। 9 और 10 पोजीशन जो होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। चूंकि हमको डाई एसिटिल फेनोल्फेनोन मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ, 9 और 10 पोजीशन ऑक्सीडाइज हो रही है, which indicates that the C9 and C10 carbons are not substituted। अगर वहां पे पहले से कोई ग्रुप होता है तो ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता। तो हमारा जो C9 और C10 है वो आपका अनसब्स्टिट्यूटेड है। फर्दर जब हम इसका डाइस्टाइल फेनोल्फेनोन का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको ये कंपाउंड मिलता है, ये इतना पोर्शन, जहाँ पे यहाँ पे भी C+H रहता है और यहाँ पे भी C+H रहता है। चूंकि हमको थैलिक एसिड मिलता है, थैलिक एसिड का बनना अपने आप में बताता है कि जो मार्फॉल में 2 OH लगे हुए हैं वो दोनों OH एक ही रिंग में होंगे। क्योंकि अगर ये 2 OH मान लीजिए एक यहाँ पे होता और एक इस रिंग में होता तो हमको जब भी थैलिक एसिड मिलता है तो वहाँ पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन लगा होता है। क्योंकि हमको प्योर थैलिक एसिड विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली कोई वहाँ पे ग्रुप नहीं लगा हुआ है, थैलिक एसिड सिर्फ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिंग टोटली एम्प्टी है। तो अगर एक रिंग ये वाली एम्प्टी हो गई और हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि C9 और C10 पे कोई ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब एक ही रिंग बची जिसमें दोनों OH होंगे। अभी हमको ये पता करना रहेगा कि वो OH कहाँ पे होगा, बट अभी के लिए इतना पता हो गया कि हमारा जो दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किसी एक ही रिंग में है। और वो रिंग ये वाली नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी प्रूव कर रहे हैं कि C9 और C10 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। और हमको चूंकि सैलिक एसिड मिल रहा है, इसका मतलब एक रिंग आपकी अवेलेबल है विदाउट एनी सब्स्टिट्यूशन। तो जो रिमेनिंग रिंग है वहीं पे 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं। अब वो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपका किसी भी पोजीशन पे, यहाँ पे ये 4 पोजीशन है, उन चारों पोजीशन में किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में लग सकते हैं। तो मार्फॉल का जो स्ट्रक्चर है वहां पे एक रिंग में कुछ नहीं है, एक रिंग में यहाँ पे अनसब्स्टिट्यूटेड नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। जो तीसरी रिंग बची या एक रिंग बची उसी में दोनों OH लगे हुए हैं। अब हमको उसकी पोजीशन पता करनी रहेगी कि वो कहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सो जो हमारा मार्फॉल बना, मैंने आपको बताया कि मार्फॉल ये कंपाउंड है। ये कंपाउंड है। अब इसका स्ट्रक्चर जो कंफर्म किया गया वो फाइनली सिंथेसिस से कंफर्म किया गया, जो कि सौर ने सिंथेसाइज किया था। हमारे पास अगर हम ये सिस्टम भी ले लें तो हमारे पास 3-4 ही एनालॉग हैं। तो उन्होंने इसको सिंथेसिस करके पता किया था कि कौन सा कंपाउंड है जो
हमारा मेथिल मार्फॉल है, मार्फॉल है सॉरी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मार्फॉल है वहाँ पे दोनों OH रहते हैं, लेकिन जो सौर ने सिंथेसाइज किया था वो डाई मेथिल ईथर की सिंथेसिस की थी, क्योंकि इसकी सिंथेसिस थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ रही थी। तो उन्होंने क्या लिया था, ये एनालॉग लिया जिसमें ऑलरेडी ये दो OMe यहाँ वाले थे, इधर उन्होंने इस कार्बन को ले लिया CHO के फॉर्म में, और यहाँ पे उन्होंने लिया NO2, और उसके बाद उन्होंने इतना सेगमेंट और लिया, ये वाला, जो कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से कंडेंस होता है यहाँ पे। तो जब हम कंडेंसेशन करते हैं तो हमारा ये कंपाउंड बनता है, इसमें यहाँ का जो 2 हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन के साथ H2O बना के निकल जाता है, और हमारा ये कंपाउंड मिलता है। अब इस कंपाउंड में हमको डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करनी है, तो उसके लिए हमको NO2 को पहले NH2 में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमने क्या किया, रिडक्शन कर दिया। फिर उस NH2 को हम डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। आपको पता है कि NaNO2 और यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं, अगर हम HCl लेते तो यहाँ पे वही काउंटर एनायन आता, चूंकि हमने H2SO4 लिया तो यहाँ पे HSO4 काउंटर एनायन आया और ये डाइजोनियम साल्ट बन गया। कॉपर पाउडर से रिएक्शन करते ही ये कपुल हो जाता है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये निकल जाता है, और जब हम हीट करते हैं तो ये CO2 यहाँ से लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो CO2 है ये भी रिमूव हो जाता है, और हमको डाईमेथिल ईथर ऑफ मार्फॉल मिलता है। और ये जो डाईमेथिल ईथर है ये 3,4 सब्स्टिट्यूशन पे था, और यही आपका जो मार्फॉल था उसका जब मेथाइलेशन करते हैं तो जो डाईमेथिल ईथर मिलता है, और ये जो सिंथेसिस किया ये दोनों डाईमेथिल ईथर का जो प्रॉपर्टी था वो एकदम सेम था। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मार्फॉल है वो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड है। तो मार्फॉल जो है वो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनोल्फथालीन है। अब आपको याद होगा जो हमने फेनोल्फथालीन न्यूक्लियस प्रूफ किया था, तो वहां पे भी हमने जो हेरोइन का हाफ मैन डिग्रेडेशन किया था, तो हमको एवेंचुअली जो प्रोडक्ट मिला था वो हमको यही मार्फॉल मिला था, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनोल्फथालीन। तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फेनोल्फथालीन का स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हुआ इवेंचुअली बाय सिंथेसिस, और उस सिंथेसिस से हमको ये प्रूफ हो गया। हमने डाईमेथिल ईथर की सिंथेसिस की तो हमने डाईमेथिल मार्फॉल बनाया, और इवेंचुअली उसी के एनालॉग में हम बोल देते हैं कि चूंकि डाईमेथिल मार्फॉल जो है वो 3,4 डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव से बना हुआ है, तो जो हमारा मार्फॉल है वहाँ पे भी 3,4 डाईहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा। ओके, अब आते हैं हम मेथिल मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर पे। मेथिल मॉर्फिनॉल का अगर हम HBr से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको मॉर्फिनॉल मिलता है जिसमें एक कार्बन कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेथिल मॉर्फिनॉल में एक OMe ग्रुप रहा होगा जो HBr से क्लीव हो रहा है, तो वहां पे OH आ जा रहा है। जो दूसरा हाइड्रोजन है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो दूसरा ऑक्सीजन है वो क्या है, ईथर है। जब हम इसका रिडक्शन कर देते हैं तो हमको मार्फॉल मिलता है, जिसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, अगर इसी सीक्वेंस को हम चेंज कर देते हैं, अगर हम मेथिल मॉर्फिनॉल का पहले रिडक्शन करते हैं तो हमको मेथिल मार्फॉल मिलता है, और वो मेथिल मार्फॉल का HBr से ट्रीटमेंट करने पर हमको फिर से मार्फॉल मिलता है। इस मॉर्फिनॉल में हमारा एक OH है, एक OH इज प्रेजेंट, और यहाँ पे नो OH इज प्रेजेंट, यहाँ पे जो है तो वो एक OMe इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जब हम मेथिल मॉर्फिनॉल का HBr से ट्रीटमेंट करते हैं, तो अब आप ध्यान रखिएगा अगर हम इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को लिखना चाहें तो इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन को चूंकि हमें मार्फॉल मिला है तो मार्फॉल से हम इसको डिड्यूस करेंगे और हमारा ये मार्फॉल है। ये हमारा मार्फॉल है। मार्फॉल बन रहा है रिडक्शन की वजह से। इसका मतलब जो मार्फिनॉल होगा वो इसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो एक OH प्रेजेंट है, दूसरा जो ऑक्सीजन है वो अनरिएक्टिव है। इसका मतलब जो second O is ether because it is
नॉट रिएक्टिव। तो इन दोनों ऑक्सीजन में कौन सा ऑक्सीजन है जो ईथर बनाने की पॉसिबिलिटी रखता है, क्योंकि ये तो किसी और कार्बन से ईथर नहीं बना सकता, इसी की पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब जो मॉर्फिनॉल होगा वो हमारा ये स्ट्रक्चर होगा जो आपका मॉर्फिनॉल होगा। तो ये आपका क्या होगा, मॉर्फिनॉल होगा, ये आपका मॉर्फॉल होगा। और ये स्ट्रक्चर कब बन रहा है, HBr से ट्रीटमेंट करने के बाद, यानी कि पहले मिथॉक्सी रहा होगा जो कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, तो HBr से ट्रीट करने के बाद हमारा मेथिल ब्रोमाइड निकल रहा है। इसका मतलब ये OH क्या रहा होगा, OMe रहा होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन रहा होगा। तो ये आपका क्या है, मेथिल मॉर्फॉल। तो मेथिल मॉर्फॉल का HBr से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो ये बॉन्ड टूट जा रहा है, यहाँ पे OH आ जा रहा है। इसका जो हम सोडियम इन एथेनॉल रिडक्शन कर रहे हैं, तो रिडक्शन करने के बाद ये हमारा मॉर्फॉल दे रहा है। अगर ये ऊपर की सीक्वेंस की रिएक्शन है, अगर हम नीचे वाले सीक्वेंस से चलते हैं तो हम इसका पहले रिडक्शन कर रहे हैं, इसका पहले रिडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब ये OH अलग से कर दे रहा हूँ। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सोडियम एथेनॉल लेते पहले, तो सोडियम एथेनॉल की वजह से ये रिड्यूस हो रहा था, यानी कि यहाँ पे अभी हमने मेथिल से छेड़खानी नहीं की है, यहाँ पे OH आ रहा था। तब जो हमारा कंपाउंड बन रहा था वो क्या था, मेथिल मॉर्फॉल, मेथिल मॉर्फॉल बन रहा था। और इसका जब हम HBr से ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर से आपका ये कंपाउंड निकल जाता है और आपका मॉर्फॉल बनता है। ओके, जो हमारा मेथिल मॉर्फिनॉल है उसका स्ट्रक्चर हमारा फर्दर कंफर्म होता है इस रिएक्शन से। अगर हम मॉर्फिनॉल लेते हैं और उसका KOH के साथ फ्यूजन कर देते हैं तो हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव मिलता है, और ये 3, 4, 5 पोजीशन पे लगा रहता है। ये कंपाउंड को फिर से सौर ने सिंथेसाइज किया, और सिंथेसिस का तरीका ये था, 3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जो मिला उसका मेथिल डेरिवेटिव उन्होंने मेथिल एस्टर डेरिवेटिव, मेथिल ईथर डेरिवेटिव बनाया। और उसके लिए भी जैसे प्रीवियस रिएक्शन हमने किया था सौर की सिंथेसिस के लिए, मॉर्फॉल के लिए, वही स्ट्रेटजी उन्होंने अडॉप्ट किया था। यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रिकर्सर में हमारा 2 OMe पहले से ही यहाँ वाला लगा हुआ, यहाँ वाला OH की जगह पर OMe लिया गया, बाकी सिस्टम वही ले लिया गया। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वो उन्होंने यहाँ पे एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन भी लिया हुआ था। इसका रीजन ये था कि जो भी NO2 के पास आएगा वो चाहे ये हाइड्रोजन हो, अगर इधर हाइड्रोजन होता तो वो वाला हाइड्रोजन भी उसके साथ कपल हो जाता, और अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ वाला कपल हो जाता तो ये OMe अगर हम इसको रोटेट करते तो वो इस जगह पे आता, तो फाइनली हमारा ये जो OH था वो यहाँ पे आता। तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, दो अलग अलग डेरिवेटिव बनने को अवॉइड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन ले लिया था, जिसको हम बाद में रिमूव कर देंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन करेंगे हम, यहाँ पे H2O का लॉस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब फिर से वही स्ट्रेटजी, रिडक्शन करेंगे जिससे ये NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा, फिर डाइजोटाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे N2X आ जाएगा, और जब हम कॉपर पाउडर करेंगे तो वो N2 निकल के यहाँ पे ये कपल हो जाएगा और एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी, तो ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा। अब हमको क्या करना है, इस COOH को और इस ब्रोमो को हमको हटाना है, तो हीट कर देंगे तो CO2 निकल जाएगा, और अगर H2 पैलेडियम से ट्रीट करते हैं तो ABr निकल जाएगा। तो ट्राई मेथिल ईथर डेरिवेटिव ऑफ 3,4,5 ट्राई हाइड्रोक्सीफेनॉल्थ्रीन की सिंथेसिस से कंफर्म हो गया इसका स्ट्रक्चर। क्योंकि ये हमको KOH के फ्यूजन से मिला था तो हमको इसका मतलब मॉर्फिनॉल का स्ट्रक्चर भी इनडायरेक्टली प्रूफ हो जाता है। तो हमको मॉर्फिनॉल और मॉर्फॉल इन दोनों का स्ट्रक्चर अभी प्रूफ हो चुका है। ओके, सो हमने प्रूफ किया कि हमारा जो मॉर्फॉल है वो ये डेरिवेटिव है,
और जो मॉर्फिनॉल है वो ये डेरिवेटिव है। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा मॉर्फिन है उसमें थर्ड पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी या एक सब्स्टिट्यूशन है, और जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन है वहाँ पे एक ईथर लिंकेज है। अभी हमारा जो एक थर्ड ऑक्सीजन है यानी कि जो अल्कोहलिक ऑक्सीजन है वो नहीं प्रूफ हुआ है कि वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हमको वो प्रूफ करना है कि तीसरा OH कहाँ पे है। हमने ये पता कर लिया ऑलरेडी कि डबल बॉन्ड आपके मॉलिक्यूल में है, लेकिन वो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है ये नहीं पता है। और उसके अलावा हमारा इथाइलिन ब्रिज, क्योंकि अगर हम मॉर्फिन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमको ये इतनी चीज़ें मिलती हैं। ये तो ये पोजीशन और ये पोजीशन हमको मॉर्फॉल और मॉर्फिनॉल के स्ट्रक्चर से कंफर्म हो जाती है। अभी हमको ये प्रूव करना है कि ये वाला OH की पोजीशन क्या है। ये हमको पता है कि ये OH अल्कोहलिक है, लेकिन वो कहाँ पे लगा हुआ है। डबल बॉन्ड हमारे मॉलिक्यूल में है बट उसकी पोजीशन कहाँ पे है। और फिर उसके बाद आएगा फाइनली कि ये जो इथाइलिन बेस्ड अमीनो एन मेथिल अमीन ग्रुप है ये कहाँ पे लगा हुआ है। तो हम ये चीज़ें प्रूव करेंगे अभी। ओके, तो अब हमको जो अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको प्रूफ करना है कि अल्कोहलिक हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारा कहाँ पे है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कोडीन लेते हैं। कोडीन का आपको पता है कि अगर हम मेथिल आयोडाइड से ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको मेथायोडाइड मिलता है, यानी कि जो टर्शियरी नाइट्रोजन है उस पर एक मेथाइल और लग जाता है और वो साल्ट फॉर्म क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट बना लेता है। इसका जब हम एस्टिक एनहाइड्राइड इन सोडियम एसीटेट इसके साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमको 3-मिथॉक्सी 4-एसिटॉक्सी फेनोल्फथलीन मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर इसी कोडीन का हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि कोडीन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो कोडिनोन मिलता है। कोडिनोन बनने का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल के अंदर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, वही आपका कीटोन में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसी रिएक्शन को हम फिर से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि कोडीन का जब हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो हमको कोडिनोन मिल रहा है। उस कोडिनोन को सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पहले हमने जब कोडीन का मेथिल आयोडाइड से ट्रीट किया था तो कोडीन मेथायोडाइड मिला था, अभी हम कोडिनोन का मेथिल आयोडाइड से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोडिनोन मेथायोडाइड मिल रहा है। अब अगर हम इसका एस्टिक एनहाइड्राइड इन सोडियम एसीटेट ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारा जहाँ पे अल्कोहलिक OH होना चाहिए था वहां पे हमारा OAC लगा हुआ एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का बनने का मतलब क्या हो गया कि जब हम और कोई सीक्वेंस नहीं कर रहे थे, कोडीन और कोडिनोन में डिफरेंस किस चीज का है कि जो ऑक्सीजन था अल्कोहलिक वही ऑक्सीडाइज हुआ है और कोई चेंज किया नहीं है। बाकी सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हम सेम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अल्कोहलिक OH ऑक्सीडाइज होकर कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था वहीं पे हमारा ये OAC ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक OH इज एट C6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्कोहलिक OH है वो हमारा C6 पोजीशन पे लगा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पे 6 पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो जो हमारा मॉर्फिन है उसका पार्शियल स्ट्रक्चर हमको पता चल गया कि उसके अंदर एक फिनालिक है ग्रुप। फिनांथ्रीन का जो बेस है एक फिनालिक OH है, एक अल्कोहलिक OH है जो C6 पे है, फिनालिक OH जो है वो C3 पे है, और एक ईथर लिंकेज है जो C4 और C5 कार्बन के बीच है। अब इसी स्ट्रक्चर में कहीं पे हमारा डबल बॉन्ड है जिसको हमें प्रूफ करना रहेगा कि पोजीशन कहाँ पे, क्योंकि हमको पता है कि है। और उसी में कहीं पे हमारा इथेलीन या मेथाइल एमीन ब्रिज भी लगा हुआ है जहाँ एक कार्बन से एक नाइट्रोजन टर्मिनल से वो जुड़ा हुआ है। जो हमारा मैकेनिज्म था जिसमें हमने ये प्रूफ किया था कि हमारा क्यों एसिटॉक्सी ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे लगा रहता है कोडीन और कोडिनोन के केस में। तो अगर हम कोडीन मेथायोडाइड लेते हैं और एस्टिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसीटेट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये वाला OH OAC में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ये ऑक्सीजन एसिटिल ग्रुप से इंटरेक्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज अकोमोडेट करता है, और यहाँ पे HI का एलिमिनेशन होने के बाद हमारा ये स्ट्रक्चर आता है। जब इसमें से फर्दर हमारा ये रिमूव होता है H तो ये कंपाउंड बनता है,
और हमारा जब यहाँ का हाइड्रोजन निकलता है तो ये एरोमेटाइज हो जाता है और ये एसिटिल ग्रुप यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन यही चीज़ जब हम कोडिनोन लेते हैं तो कोडिनोन में ये ऑक्सीजन जो है ये पहले स्टेप में जाता है, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद एसिटाइल होता है। तो जब यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो जब एरोमेटाइजेशन होता है तो ये यहाँ पे रह जाता है, रिमूव होने की ज़रूरत नहीं है। इसी दोनों की वजह से, तो चूंकि कोडिनोन में यहाँ पे ही ऑक्सीजन आता है इसीलिए इसी जगह पर हमारा वो एसिटाइल ग्रुप आता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि हमारा ये ऑक्सीजन जो है वो C6 पोजीशन पे है।